देखो लास्ट क्लास में मैं एक क्विक समरी दे देता हूँ, क्विक समरी ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास में हमने किया था कर्व्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में डिड व्हाट इज कॉल्ड एज कर्व रिफ्रैक्शन। अब कर्व्ड रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, कर्व रिफ्रैक्शन में जो फॉर्मूला होता है मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, बता देता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई कर्व सरफेस होगा और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्यू है, और मान लो यहाँ पे इमेज है तो v है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस तरीके से। तो इंसिडेंट रे वाले मीडियम को μ1 बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम को μ2 बोलेंगे। तो दैट के जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है μ2/d माइनस μ1/q इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये इसके बेसिक फॉर्मूला है। और मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यार ये फॉर्मूले भी तभी काम करेगा ना जब स्फेरिकल का एपर्चर बहुत छोटा हो। हाँ, ये फॉर्मूले भी तभी काम करेंगे ना जब आर ये जो है इसका अपर्चर बहुत छोटा हो। देखो ये पूरा मिरर फार्मूला से लेके लेंस फार्मूला से लेके कर्व रिफ्रैक्शन के लिए जितना भी फार्मूले हैं, सब में एक बेसिक असम्पशन होता है, वो होता है द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो असम्पशन हर एक में होता है इज दैट अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू v mu1 by u mu, ठीक है। प्रथम एक बार बेटे तुम नोट कर लो कि तुम्हारे पास शायद ये फॉर्मूला ना हो या हो सकता है कि यस सर मिस हुआ हो, है ना। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और ये हो गया बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिविटी को कनेक्ट करते हुए फॉर्मूला, ठीक है। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। उसके बाद याद करके देखो, मैंने एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कि अगर मान लो रेस कन्वर्जिंग होता है, इन दैट केस वर्चुअल होता है और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो उसके ऊपर, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नंबर वन इज कन्वर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग रेस को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। और नंबर टू इज दैट उसके जो क्यू है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल। तो हो गया क्यू इज पॉजिटिव। ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का स्पेशलिटी या खासियत, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में कराया था, मैं चाहता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं रिपीट क्वेश्चन दे रहा हूं। और वो है सपोज इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज, ठीक है ना। और मैंने कुछ कन्वर्जिंग रेज भेजा हुआ है, which is at suppose 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कन्वर्जिंग रेज भेजा हुआ है 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स पॉइंट P। तो अब ये कर्व रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, बेंड हो जाएगा। कर्व रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, बेंड हो जाएगा।
बेंड होके किसी और पॉइंट पे कन्वर्ट करेगी, है ना? तो क्वेश्चन इज फाइंड shift of this point. Find the shift of the point P. ठीक है, सिंपल है. चलो go ahead. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए. जस्ट अ मिनट. हाँ वो तो ठीक है, बट मे बी तब तक आंसर बता दो. बस कैलकुलेशंस में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन तो हो गया. हाँ कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ही रखना, कोई डेसिमल डेसिमल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू फाइंड द शिफ्ट ऑफ द पॉइंट. तो फॉर्मूला में डालेंगे कैसे? mu2 by v माइनस mu1, तो इंसिडेंट रे वाला तो 4/3 हो. अब देखो खासियत मैंने पहले ही बोला कि कन्वर्जिंग से अगर ऑब्जेक्ट इमेजिन तो उस ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे और उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, 60 सेंटीमीटर. तो प्लस 6 इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 यानी 3/2. सब 0.4 के करीब आ रहा है शिफ्ट. और अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? फिर प्लस होगा. प्रथम प्लस. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा. ये हो जाएगा 40. सर इससे कुछ आ रहा है 0.4 के करीब आंसर. हाँ बेटे, जो आपने शिफ्ट पूछा है ना, तो शिफ्ट आ रहा है 0.4 के करीब. ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 56 पॉइंट समथिंग. हाँ चलो वो हो सकता है, वो देखेंगे. तो यानी 3/2v माइनस 4 से 15 तो 1/45 इज इक्वल टू 9 minus 8 1/6 1/2 what? यानी 3/2v is equal to 240. तो 1/45 प्लस 1/2. ठीक है ना? अब वो अप्रोक्सीमेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आई थिंक इसको यहीं पे छोड़ देंगे. ठीक है ना? और उससे क्या होगा ना, v आ जाएगा. तो v हो जाएगा इक्वल टू v इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इनटू, अभी एलसीएम तो निकालना पड़ेगा. 5 से 9 तो 3 240 और 3 तो 720 है ना? 720 बाय 45. 240 का तो 3 आ रहा है, तो 240 का 3 और 45 यानी 9 into 80 होता है तो 16 हो जाएगा. यानी 16 16 प्लस 3 यानी 2 से 360 हो जाएगा. then मिलेगा 3 into 360 by 90. 3 into 360 by 90. यही आया सर. हाँ यही आया था, कुछ 56 पॉइंट समथिंग है ये. आ जाएगा. मतलब ठीक है, एग्जैक्ट तो चलो इतना ही है. और एटलीस्ट फाइन कर ही लेता हूँ मैं एक बार जस्ट कैलकुलेटर से बराबर. तो 3 into 360 divided by 90 56.84 आना. That is 56 पे, और अब हो जाएगा पॉइंट पी यहाँ पे कहीं, एंड दैट इज 56.84. तो करीब करीब कितना, 3.16 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो रहा है. 3.16 सेंटीमीटर. ठीक है, 3.16 सेंटीमीटर लेफ्ट के पॉइंट शिफ्ट हो जाए. ठीक है.
डिवाइस का वर्किंग देख लो। आई होप एवरीबॉडी इज डन इट। मैं पूछता हूँ जरा सबसे, क्या स्टेटस? पावनी बेटे आगे सुन ले। यस सर। हिमान्य बेटे क्लियर है? यस सर। वंशिका? यस सर। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, आई होप कि ज्यादा ट्रबल नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। ओके लेट्स प्रोसीड नाउ। तो हमने बेसिकली कर्व रिफ्रैक्शन के ऊपर किया है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं तो ध्यान से देखना। सपोज मैं कहता हूं ठीक है, और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और ये है सपोज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज 60 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? ये एयर है और ये 3/2 भाई। तो क्वेश्चन इज दैट यहां से इसको अगर ओरिजिन मान लिया जाए तो दिस ओ, तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो ओ से कितना दूर होगा, राइट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा? अब ये सोचना। थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा क्योंकि ये ना क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बहुत आसान नहीं है। बट देन जितना मैंने तुम लोग को सिखाया ना, आई एम श्योर तुम लोगों का माइंड अब बढ़ गया हो एंड फील गुड अबाउट इट कि देखो जितना हमने सीखा है उससे हम लोग का थिंकिंग का जो क्या बोलते लेवल है वो बढ़ चुका है। तो मैं उस बढ़ा हुआ थिंकिंग के लेवल को कैटर करने के लिए क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ओ, जैसे मान लो सपोज इमेज यहां बन गया और मान लो 20 सेंटीमीटर इमेज 20 सेंटीमीटर ओ से बन रहा है राइट की तरफ, और अगर मान लो इधर कहीं बनता है, लेट्स से कुछ भी होता है वर्चुअल टाइप का, सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ एंड सो ऑन। Find the location of image from सर एक बार क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। रिस्पेक्ट में इमेज का लोकेशन बताना, ठीक है ना? चलो गो अहेड। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ ग्लास ब्लॉक जिसके एक तरफ तो कर्व है लेकिन दूसरा तरफ फ्लैट है। तो ये कर्व है, इसका रेडियस कर्वेचर दे रखा है और ये फ्लैट है, ठीक है ना? इट्स लाइक दैट। और अगर तुम और अच्छे से इसको जानना चाहते हो तो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस। मतलब ये वो हो गया ना प्लेनो कन्वेक्स लेंस टाइप ऑफ। यानी यहाँ पे तो एक कर्व सरफेस है और इस तरफ फ्लैट सरफेस है, मतलब एक सिलेंडर के साथ एक कर्व टाइप का सरफेस जोड़, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। ओके सर। यानी बेसिकली अब मैं हिंट नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं वर्ड्स प्रॉपर यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आई होप यू गॉट द फील कि क्या करना है। कर्व रिफ्रैक्शन और फिर फ्लैट रिफ्रैक्शन, यानी हमने दो कांसेप्ट अभी तक सीखा है रिफ्रैक्शन में, वन इज रिफ्रैक्शन एट सरफेस और रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मर्ज किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा। ठंडे दिमाग से करो, पहले कर्व रिफ्रैक्शन को हैंडल करो और उसके बाद फ्लैट रिफ्रैक्शन में क्या करना होता है, मैं प्रॉपर वर्ड्स यूज करना हिंट मिल जाता। आपकी स्क्रीन आपकी आवाज दोनों ही बहुत कटक कटक के आ रही है। नहीं एक्चुअली ना कल से इनफैक्ट इंटरनेट बहुत दिक्कत सा हो रहा है। अब देखो अभी सिर्फ 30 kb का स्पीड दिखा रहा है, जबकि हमने 100 mbps स्पीड रिले रखा है, तो उस हिसाब से कम काफी ज्यादा होना चाहिए था, बट आई डोंट नो
थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है। तो स्टार्ट करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में डबल स्टार करो। by b minus mu1 by mu is equal to mu2 minus mu1 by r, yeah, है ना? तो therefore you have 3 by 2b plus 1 by 1 by 60 हो जाएगा, तो half 1 by 40, 1 by 40 minus 1 by 60, ठीक है ना? half का 1 by 40 होगा, तो इसमें भी 120 आ जाएगा, और 40 का 3 और 60 का 2 यानी 1 by 120। therefore b कितना आ गया? 3 into 120 by 2 यानी 180। वन 180 सेंटीमीटर। बड़ा भी रुको, ये ना 10 सेंटीमीटर यहां से आता है, यानी ये इमेज एक्चुअली यहां पे बनने वाला है, ठीक है? ये इमेज यहां पे बनने वाला है। बड़ा भी रुको, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये यहां पे नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये जो रेस है ना, जब डेंसर से रेयरर जाएंगे तो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, और ये डेंसर ये रेयरर है तो स्ट्रेट नहीं जाएंगे। ये क्या होगा? बेंड कर देगा। अब हम पता क्या करेंगे? अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, क्या होगा? हाइट अपॉन फैक्टर इंडेक्स, और वो कितना है? तो देखो था, देखो ये 180 है, अभी जो 180 है ना वो यहां से है, तो यहां से 180 आके ये मतलब कन्वर्ट करने वाला था, इमेज बनने वाला था, और इस सरफेस से कितना दूर में 10 माइनस कर लो, वहां पे होने वाला था, लेकिन यहां तक नहीं जा पाएगा। क्या होगा फिर? ये इससे पहले ही कन्वर्ट कर जाएगा यहाँ पे। ये जो रेज है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाके थोड़ा जल्दी बेंड करके यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस। और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा ना? h by mu, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देयरफॉर ये जहां पे इमेज डिस्टेंस बनता है ना, l, तो l क्या हो जाएगा? l will be equal to, ये तो 170 है, और by mu तो 170 by 3 by 2, 340 by, ये आंसर है। तो 340 by 3 का मतलब हो गया 113.3 के आसपास। तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने क्या लिया हुआ है? 0.3। हाँ क्या बोल रहे बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने ग्लास का क्या लिया हुआ है? 4/3, 3/2? 3/2। तो वो ब्लर होके 4/3 लग रहा है, इसलिए मेरा डिफरेंट आंसर आया। अच्छा चलिए, लेकिन ग्लास का तो याद रखना, ग्लास का होता है 3/2। हाँ वो तो मुझे याद था, मुझे लगा आपने जेन्युइनली 4/3 दिया था कि आंसर आएगा उसका। अच्छा तुमने 4/3 से कैलकुलेट किया? हाँ सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और सर इसमें अगर सेकंड वाले केस में प्लेन जो सरफेस है उसमें अगर हम वो लगाएं रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस बाय टेकिंग r इंफिनिटी, हाँ तो हो जाएगा सॉल्व? नहीं हो तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है ना कि r इंफिनिटी का तो फिर mu2 माइनस mu2 by v minus mu1 by u is equal to 0। यस सर। तो करके देखो वही आएगा। ओके ये सर। सर आ मेरा भी यही रहा, उस मैंने अभी उससे किया तो आ तो यही रहा है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आएगा। तो उससे आंसर आ जाएगा, देखना 170 by 3/2 यानी अप्रोक्सीमेटली 113.3। तो फाइनली आंसर आ गया पॉइंट P से। पॉइंट P से कितना दूर इमेज बनेगा, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो आ गया 113.3 सेंटीमीटर। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, है ना? इसलिए मैं फटाफट एक बार सर्वे कर लेता हूँ। यस प्रथम समझ में आ गया बेटे? ये सेकंड वाला रिफ्रैक्शन हैंडल कर लिया?
नहीं क्लियर हो सर, गया? हुआ नहीं था, लेकिन अब समझ आ गया। हाँ, सर समझ आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अद्विका बेटे, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, एक आध से पूछ रहा हूँ मैं, सबसे नहीं पूछ रहा हूँ। सर सेकंड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। सेकंड वाले का एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो सेकंड वाला। ये जो सेकंड सरफेस पे जो हुआ है, यस सर। हाँ उसमें पता क्या हुआ कि हमने एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा दिया, है ना? तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? h इंटू म्यू वन बाई म्यू टू बाई म्यू वन। तो h बोलते ले लिया 170, क्योंकि यहाँ से तो 170 था, और म्यू टू बोलते दूसरा मीडियम तो 1 हो गया, और अपॉन म्यू वन मतलब 3/2। यानी ओवरऑल क्या हो गया? 170 जहां पे होना था अपॉन 3/2, यानी 113.3 सेंटीमीटर। अब क्लियर है? सर वो जो 170 सेंटीमीटर डिस्टेंस था वो आपने पहले से लिख रखा था? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली यहाँ से जब हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया ना इस कर्व वाले से, तो वो 180 आया था, ठीक है ना? ठीक है सर। और यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये वाला 10 है, तो जो रिमेनिंग वाला डिस्टेंस है वो हो गया उसके लिए हाइट है, जो एपरेंट हाइट निकालने वाला जो ओरिजिनल हाइट होता है, तो वो कितना आ गया? 170, और फिर 170 के बाद फिर अपॉन 3/2 कर दिया, तो आंसर आ गया 113.3। अब ठीक है? सर मतलब वो जो हाइट पहले डिस्टेंस आया था ऑब्जेक्ट का वो 180 सेंटीमीटर आया और फिर बीच में 10 सेंटीमीटर का वो दे रखा था, तो फिर उसको माइनस करके 170 आया, उसको ले लिया हमने लेंथ हाइट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 170 है, 180 नहीं। 180 तो यहाँ से कैलकुलेट करो तब, बट यहाँ पे तो चीज नहीं हो रहा है ना, अब तो यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो यहाँ के हिसाब से तो 170 होना चाहिए, या 170 भी आगे डिस्टेंस पे इमेज बनना चाहिए, पर अब 170 पे नहीं बनेगा, बनेगा 170 अपॉन 3/2 यानी 113.3। ठीक है सर। चलो ठीक है। ये वीडियो अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? नो सर, ठीक है अब। अब ठीक है, चलो। तेरा बेटर है, काफी बेटर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमने कर्व सरफेस वगैरह बहुत कुछ कर लिया है ना। आज जो मैं करने वाला हूं वो क्या है जरा देखो। एक बार एक वो पानी का लेंस और ये सब चीजें एक बार याद होगा शायद तुम लोगों को कि क्लास में पूछा गया था, तो आज मैं उस टाइप के एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, बट उसके पीछे बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है कि अगर कोई दो लेंस को अगर इकट्ठे रखो, दो लेंस को अगर चिपका के रखो, इकट्ठे रखो, इन दैट केस क्या होता है? तो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है एयर में, और अगर इसका f2 है एयर में, इन दैट केस क्या होगा? जो इनका इक्विवेलेंट होगा, यानी समझ में, तो क्या दो दो लेंस लगा रखो, हटाओ इनको और एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f, ठीक है? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना? आई होप इट्स ओके।
मैंने क्या कि एक लेंस रखा और नीचे पानी रखा और नीचे एक मिरर रखा, प्लेन मिरर। तो नीचे एक प्लेन मिरर है। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो ये ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ये पानी का है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 बीच में है और ऊपर वाला ग्लास है यानी 3/2। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? तो लेट्स से hide the object required. ओहो ये खुद ही अपना रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करता रहता। एक्चुअली क्या ना, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन अच्छा नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे सो दैट इमेज कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज। चलो गो अहेड करो। लेंस के कॉम्बिनेशन अगर साथ साथ रखते हो लेंस को, तो इन दैट केस जो कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का फोकल लेंथ बनता है उसका फॉर्मूला मैंने दे रखा है ये वाला 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है ना। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। सर यहाँ पे 20 और 30 सेंटीमीटर क्या है? ये 20 और 30 सेंटीमीटर, ये जो लेंस है ना, ये बीच में ग्लास का लेंस है, तो उसके ऊपर वाले का कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर और नीचे वाले सरफेस का कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके नीचे तो पानी है और उसके नीचे मिरर भी है, तो काफी कुछ है। हाँ बोलो। सर इस केस में हम ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है टो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, पता है क्यों? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है और वहां से रेज निकल रहे हैं तो इट कैन नॉट बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब होता है जब कन्वर्जिंग रेज हो, जबकि यहां से जो रेज निकलेगा ना ऑब्जेक्ट के, वो ऐसे निकलेगा, देखो डाइवर्जिंग रेज है। तो देयरफॉर डाइवर्जिंग रेज का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मैंने कल समझाया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं जस्ट इन केस। प्रथम तुम बेटे खास करके सुन लो, प्रथम सुन लो अच्छे से। सर अगर
डाइवर्जिंग रेज होता है, ऐसे कर। तो अब इस पॉइंट को अगर तुम ऑब्जेक्ट मानते हो, इस पॉइंट को अगर ऑब्जेक्ट मानते हो तो ये रियल ऑब्जेक्ट होता है, और अगर इसको इमेज मानते हो, अगर इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट मानते हो तो रियल होता है, और अगर इस पॉइंट को इमेज मानते हो तो इन दैट केस वर्चुअल। और अगर कन्वर्जिंग रेज होंगी, अगर कन्वर्जिंग रेज होंगी, इन दैट केस क्या होगा ना, अगर ऑब्जेक्ट मानते हो तो वर्चुअल, और अगर इमेज मानते हो इन दैट केस रियल। ठीक है ना? तो ये इसका पूरा जो है वो है। आई होप नाउ इट्स ओके। अगर ऑब्जेक्ट मानते हो तो वर्चुअल, इमेज मानते हो तो रियल, और इसमें उल्टा। ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का वो है। एक बार इसको कॉपी कलर में जरा आपको शाइनिंग पार्ट वाला हाइड कर, इधर मैंने क्या लिखा है इसको हाइड कर रहा हूं। ये ना बड़ा ट्यूबलाइट जो है ना बड़ा दिक्कत करता है। चलो अब जो भी है, आई होप नाउ यू सी इट। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट फाइनली, है ना? लेट्स स्टार्ट फाइनली। पहली बात तो लेंस और वाटर लेंस का अलग से फोकल लेंथ निकालेंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन है ना? क्यों क्यों ना, जब मैं एंड में डिस्कस करूंगा तो आई थिंक उससे आइडिया थोड़ा सा क्लियर। तो पहले तो लेंस का होगा। अच्छा हाँ, बाय द वे मैं एक फॉर्मूला दिया था, अब तुम लोग कुछ लोगों के लिए वो न्यू फॉर्मूला होगा, इसलिए मैं ना एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि सब लोग नहीं थे उस क्लास में। और वो फॉर्मूला है कि अगर कोई भी लेंस का फोकल लेंथ निकालना है तो कैसे होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1/r1 माइनस। ठीक है? तो ये इसका फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें क्या क्या है, ये लेंस हुआ, इसका बाहर का मीडियम μ1, लेंस के अंदर का मीडियम μ2, कोई सा भी एक रेडियस r1 और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ऐसे में हम लेंस का फोकल लेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब मैं कैलकुलेट करता हूं ग्लास वाले का। ग्लास वाले का क्या होगा, μ2 माइनस μ1 by μ1 into 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया 1/f ग्लास वाला। तो ये मैं फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास वाला लेंस का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो ये तो हाफ हो गया, इनटू 1/20 प्लस 1/30 तो 60 एलसीएम हो गया, और 3 + 2 ये 5 हो गया, 5 से 12 तो 24, यानी फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास ये आ गया, फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास वाला आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब आ जाओ पानी वाला लेंस। पानी वाले लेंस का अच्छे से फॉलो करो। पानी वाले लेंस का क्या होगा, एफ वाटर क्या होगा, μ2 माइनस μ1 by μ1। मैंने पहले बोल रखा है इस दैट पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों याद कर, ये काम का चीज है, जरूरत पड़ता है। तो μ2 माइनस μ1 by μ1 इनटू 1/r1। अब ये माइनस है, ध्यान रखना, माइनस 1/r2। R2 हो गया उसके नीचे वाला सरफेस, वो तो फ्लैट है ना, तो फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो 4/3 माइनस 1 से आ गया 1/3, और माइनस 30 ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1/9। यानी वाटर वाले लेंस का जो फोकल लेंथ था वो आ रहा है -9%। अब ये दोनों एकदम चिपका हुआ लेंस है, एक के ऊपर है क्या, एकदम
तो therefore अब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है। तो 1 by equivalent, 1 by f equivalent is equal to 1 by 24 plus 1 by minus 9। अब एक काम करो, 9 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से 360 ऐसे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो गया 360 और 24 से हो जाएगा तुम्हारा जो है 50, तो 50 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 बाय, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया 360 upon 11 सेंटीमीटर। देख लो फिर यही आंसर हो जाएगा। हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं कोई भी लेंस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या होगा, तो मान लो ये लेंस है और अगर मैं फोकस पे रखूंगा तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये रेज जाएंगे और ये ऐसे हो जाएंगे। तो अगर ये लेंस है, अच्छा यहाँ पे वो शाइनिंग वाला पार्ट है, चलो मैं हटा देता हूं यहाँ से, है ना, ये हटा देता हूं। अगर मैं कोई भी लेंस के फोकस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो क्या होगा, तो उसके जो रेज होता है वो यूं जाता है ऐसे करके और फिर पैरेलल हो जाता है, पैरेलल होता है ना। अब पता क्या होगा, इस केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मैंने निकाला है वो आ गया तुम्हारा 360 by 11। तो चलो वो तो फ्रैक्शन छोड़ो, उतने कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस पॉइंट पे या इतना दूरी पे अगर लेंस के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट रखोगे तो यानी फोकस पे रखो, तो फोकस से क्या होगा ना, लेंस की तरफ आएंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फिर जाके मिरर पे हिट करेंगे। तो मिरर तो फ्लैट है और वहां पे आके रेज हिट करेंगे ऐसे करके, तो क्या होगा, वहीं पे वापस आना शुरू होगा। तो ये रेज सारे वापस आएंगे, वापस आके रीट्रेस करता है। ध्यान रखना, कोई भी रे अगर किसी भी रास्ते से चलता है और उसको अगर एंड में जाके तुमने उसको रिफ्लेक्ट करा दिया वापस, तो देखना वो पूरा पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइट किसी रास्ते से चल के कहीं तक पहुंचता है, बेंड गोल्ड होके जो भी करना है करके कहीं पहुंचता है लेंस, और वहां पे उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करा के वापस कर दो उसी लाइन पे, तो देखना पूरा जो रास्ते से गया था उसको पूरा रिट्रेस करके फाइनली जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पहुंचे। सर इसका एक एग्जांपल बार- देना, ये स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी लगी है, पर एग्जांपल दे दो इसका। नहीं एग्जांपल की बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट लेट्स से पहले रिफ्रैक्शन किया, फिर रिफ्लेक्शन किया, फिर बेंड हो गया, कुछ हुआ, अब लास्ट में जाके क्या करो, एक प्लेन मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करा दो वापस अपने ओरिजिनल लाइन पे, तो देखना उसी रास्ते पे सर वापस ओरिजिनल लाइन पे मतलब नॉर्मल इंसिडेंस करवा दो। हाँ, लास्ट में क्या करो, लास्ट में जो भी रे होगा ऐसे हो ऐसे कोई फर्क नहीं। मान लो लास्ट में रे ऐसे है, तो एक काम करो, एक प्लेन मिरर रख दो जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर ऐसे, समझ तो क्या होगा, उसी रास्ते से वापस जाएगा ना। अब देखना पूरा रिट्रेस करके पूरा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेसेबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट को अगर रिवर्स कर दो तो पूरा वो अपने ओरिजिनल पाथ जहां से आया था वहां पहुंच जाएगा, बेंड बेंड करके जो भी करना होगा वो अपने आप कर लेगा। तो हम भी यही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, इससे जब रेज जाएंगे लेंस पे, जो भी इक्विवेलेंट लेंस आया है वहां से रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाके मिरर पे हिट करेंगे। तो मिरर पे अगर हिट करेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे और फिर आके उसी फोकस पे आके मिलेंगे। तो यही हो जाएगा। अगर मैं एक प्लेन मिरर यहाँ रखता हूँ, such that this 90 डिग्री है, तो क्या होगा ना, वो उसी रास्ते से वापस आएंगे और बैक टू दिस। तो इसी को हम लोग इसलिए बोला है एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या रिट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट।
ठीक है ना, दैट्स ऑल। देखिए तो यानी क्योंकि फोकस है 360/11, तो यानी इसको ऑब्जेक्ट, therefore the object should be kept 360/11 centimeter above the glass water ये जो मैंने ग्लास वाटर लेंस सिस्टम रखा है, ठीक है ना, ये जो मैंने ग्लास वाटर सिस्टम रखा है, ग्लास वाटर लेंस सिस्टम रखा है, मतलब इससे इससे 360/11 सेंटीमीटर अबव, ठीक है ना। चलो किसी को दिक्कत है कोई बता दो, कोई एस्पेक्ट मैंने अभी पूरा पूरा निपटाया नहीं है। क्लियर हो गया वंशिका? यस सर। अच्छा पावनी बेटे यस क्लियर हो गया ना? चलो तुम्हें सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक वजह से रैंडमली ऐसे पूछ रहा हूँ। चलो बिठा देता हूँ मैं इसको। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जो है अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने दिमाग के सोचने का पावर को बढ़ाने के लिए। देखो मैं बहुत चुन चुन के क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे कि तुम लोग का सोचने का तरीका या सोचने का जो पावर है, ठीक है ना, या स्ट्रेंथ है या जो विड्थ है वो बढ़े। इसलिए जहां जहां दिक्कत हो रहा है ना तो बिल्कुल कोई शर्माना नहीं है, क्योंकि मैं जो चीजें तुम लोगों को बता रहा हूं ये एक्चुअली तुम लोग के लेवल से ऊपर है, बल्कि कई जगह तो काफी ऊपर है। बड़ी तो अच्छी बात है कि तुम लोग मोस्टली समझ रहे हो, बट देन बाई चांस अगर कोई 19-20 होता है और थोड़ा थोड़ा करके नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल शर्माना नहीं है। अपने आप को मत कोसना कि अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, ऐसे नहीं है। ये चीज ही मैं बता रहा हूँ इतना हाई लेवल के कि नॉर्मली इतना अच्छे से समझना भी नहीं चाहिए, और अगर उसके बाद भी अगर तुमको समझ में आ रहा है मोरलेस तो बी प्राउड अबाउट इट, ठीक है ना। लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि जब इतना कुछ समझ ही रहे हो तो थोड़ा बहुत 10-20% अगर नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए क्यों दबे रहे हो जाओगे, चुपचाप रह जाओगे, थोड़ा वो भी समझ लो, वो तो तुम्हारे लिए बोनस हो गया ना फिर। इसलिए कहीं पे भी अगर 5% भी दिक्कत आ रहा है तो तुरंत पूछ लो कि यहाँ पे अपने पॉजिटिव क्यों कर दिया, यहाँ पे फोकस कैसे ले लिया, यहाँ पे रिट्रेस कैसे कर दिया, यहाँ पे फोकस पे क्यों रख दिया, तमाम आइडियाज हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो keep it as homework। अच्छे से सोचना और फिर मुझे इसका जवाब देना, ठीक है ना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि तुमको म्यू बताना है such that the image is again finally formed at the object. So find mu such that image is formed at object, ठीक है ना। तो म्यू का वैल्यू बता दो
so that final image is formed at the object. ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर। लेंस मिरर से दिस मिरर ऑब्वियसली है। तो लेंस प्लेन मिरर से कितना दूर है? 120 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है कि ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, सो दैट फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर बने। ठीक है ना? ये होमवर्क है। ये अगले दिन हम लोग जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पर इसको अच्छे से ट्राई करना। ठीक है ना? इसको अच्छे से जो है ट्राई करना। ठीक है ना? चलो, आई थिंक कर्व रिफ्रैक्शन के ऊपर हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। आई होप कि जितना मुझे समझाना था वो मैं समझा पाया हूँ। और अगर कोई एक पार्ट अगर कुछ छोटा मोटा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इन दैट केस जब नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगा तो इन दैट केस जरूर मुझे पॉइंट आउट कर देना, तो मैं थोड़ा सा और उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आई होप कि उससे लगभग चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? चलो ठीक है। इस हफ्ते जो है थोड़ा सा मैं बिजी रहा। अभी वो 11th के बैचेस वगैरह बन रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा